बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.5। एक्सरसाइज 6.5 इज ऑल अबाउट एलिप्स। इस लेक्चर में हम एलिप्स के बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको एलिप्स की 3 रियल लाइफ एप्लीकेशंस बताता हूं कि जिनसे आपको पता चलेगा कि हम एलिप्स को क्यों स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन, आप जानते हैं कि प्लैनेट्स सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं। स्टूडेंट्स, इनके ऑर्बिट्स एलिप्टिकल होते हैं। इन ऑर्बिट्स की कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए हम एलिप्स को स्टडी करते हैं। नंबर 2 एप्लीकेशन, मैकेनिकल मशीन्स के अंदर अगर हमें कांस्टेंट टॉर्क रिक्वायर्ड हो फ्रॉम कांस्टेंट रोटेशन ऑफ ड्राइविंग एक्सल तो हम सर्कुलर गियर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हमें वेरिएबल टॉर्क रिक्वायर्ड हो तो हम एलिप्टिकल गियर्स का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, थर्ड एप्लीकेशन एलिप्स की बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी पर बेस करती है। एलिप्स के अंदर 2 फिक्स पॉइंट्स होते हैं जिन्हें एलिप्स के फोकस कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम एक फोकस पर एक डिवाइस लगा दें जिसके अंदर से रेज निकलती हों तो वो तमाम रेज एलिप्स के साथ हिट होने के बाद जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो दूसरे फोकस पर कन्वर्ज होती हैं। हम उस दूसरे फोकस पर उन तमाम रेज को रिसीव कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को एक मेडिकल प्रोसीजर लिथोट्रिप्सी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है कि जिसके अंदर हम पेशेंट के किडनी स्टोन को ब्रेक करते हैं। एक फोकस पर पेशेंट के किडनी स्टोन को रखा जाता है और दूसरे फोकस पर शॉकवेव जनरेटर को रखा जाता है। अब शॉकवेव जनरेटर से जितनी शॉकवेव्स निकलती हैं वो एलिप्स के साथ हिट होने के बाद किडनी स्टोन पर कन्वर्ज होती हैं, जिससे किडनी स्टोन ब्रेक हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब आते हैं एलिप्स की डेफिनेशन की जानिब। हमने चैप्टर 6 के फर्स्ट लेक्चर में एलिप्स को डबल राइट सर्कुलर कोन और प्लेन के इंटरसेक्शन के तौर पर डिफाइन किया था। हमने वहां पर बात की थी कि अगर प्लेन स्लाइटली टिल्टेड हो, ना तो वो पैरेलल टू द जनरेटर ऑफ कोन हो, ना पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कोन हो, और ना ही एपेक्स से पास कर रहा हो, तो इस सूरत में प्लेन और कोन का जो इंटरसेक्शन होता है वो एक एलिप्स होता है। स्टूडेंट्स, आपके जहन में सवाल वहां पर भी आया होगा, अभी भी आना चाहिए, कि ये तो इंटरसेक्शन के तौर पर हम एलिप्स को देख रहे हैं, हम एलिप्स को वैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, सर्कल को हमने कैसे ड्रॉ किया था? जी, सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमें एक फिक्स पॉइंट की जरूरत होती है। हम उस फिक्स पॉइंट पर एक थंब पिन अटैच करते हैं या एक नेल अटैच करते हैं। जिस रेडियस का हमें सर्कल रिक्वायर्ड होता है उस लेंथ की स्ट्रिंग हम उस नेल के साथ बांध देते हैं। दूसरे एंड पर हम पेन अटैच करते हैं। हम पेन को स्ट्रिंग को फुली टाइट रखते हुए जब पिन के अराउंड हम घूमते हैं तो हमें एक परफेक्ट सर्कल हासिल होता है। स्टूडेंट्स, इसी किस्म का प्रोसीजर है एलिप्स को ड्रॉ करने के लिए। एलिप्स को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 फिक्स पॉइंट्स की जरूरत होती है। उन 2 फिक्स पॉइंट्स पर हम 2 थंब पिन्स या 2 नेल्स अटैच कर देते हैं। अब उन दोनों थंब पिन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस से ज्यादा लेंथ की स्ट्रिंग हम उन दोनों के दरमियान बांध देते हैं। अब पेन की मदद से हम इस स्ट्रिंग को फुली टाइट करते हैं और इन पिन्स के अराउंड हम घूमते हैं। कीप इन माइंड कि हमें इस स्ट्रिंग को फुली टाइट रखना है, हमें एक परफेक्ट एलिप्स हासिल होता है। स्टूडेंट्स, इस प्रोसीजर को सामने रखकर हमें यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशंस करनी हैं। इन ऑब्जर्वेशंस के लिए एक प्री कंडीशन ये है कि हमें इस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को कांस्टेंट रखना है, लेकिन ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ये डिस्टेंस बिटवीन पिन से हमेशा ज्यादा होगी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, अगर हम डिस्टेंस बिटवीन पिन्स इंक्रीज करेंगे तो हमें जो एलिप्स हासिल होगा वो लेस सर्कुलर होगा, और अगर हम ये डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो एलिप्स मोर सर्कुलर होगा। और अगर ये दोनों पिन्स एक ही पॉइंट पर आ गई, अगर ये दोनों पिन्स कोइंसिडेंट हो गई, तो उस सूरत में एलिप्स परफेक्ट सर्कल बन जाता है। यानी सर्कल जो है ये एलिप्स का एक स्पेशल केस है। ये बात याद रखिएगा, ये बात आगे जाकर भी आपको काम आएगी। याद रखिएगा कि जब दोनों जो पिन्स हैं वो कोइंसिडेंट हो जाती हैं तो इस सूरत में एलिप्स परफेक्ट सर्कल बन जाता है। स्टूडेंट्स, तीसरी और आखिरी ऑब्जर्वेशन, आप एलिप्स पर कोई पॉइंट चूज करें, उस पॉइंट से दोनों पिन्स तक जो डिस्टेंसेस हैं उन दोनों डिस्टेंसेस का सम किस चीज के बराबर है? द आंसर इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर है। आप कहीं पर भी पॉइंट चूज करें, इन दोनों डिस्टेंसेस का सम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर है, यानी
कांस्टेंट है, हमने इसे फिक्स किया हुआ है, हमने इसे कांस्टेंट किया हुआ है। यहां से एलिप्स की बनती है डेफिनेशन। डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, the set of all the points in the plane such that the sum of distances from two fixed points to any point on ellipse is a constant. Students, fixed points are called foci और foci of ellipse. इन्हें F1 और F2 से डिनोट किया जाता है। ये जो foci या foci वर्ड है ये प्लूरल ऑफ फोकस है। Let Px, y be any point on ellipse, then by definition of ellipse, distance Pf1 plus distance Pf2 is equal to a constant. स्टूडेंट्स, अब सवाल यह है कि यहां पर तो हमें यह पता है कि कांस्टेंट जो है ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर है, लेकिन फर्ज करें हमने एक एलिप्स को ड्रॉ किया इस स्ट्रिंग प्रोसीजर से। ड्रॉ करने के बाद हमने स्ट्रिंग्स को हटा दिया, थंब पिन्स को हटा दिया। अब हमें मालूम करना है कि ये जो सम ऑफ डिस्टेंसेस है ये किस चीज के इक्वल है। तो हम यहाँ पर अब समझते हैं कि ये कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके लिए एलिप्स को आप ले आएं एक्स वाई प्लेन पर। एक्स वाई प्लेन पर एलिप्स को ले आएं कि इसका जो सेंटर है ये आ जाए ओरिजिन पर, और इसके जो दोनों फोकस हैं, जो दोनों फिक्स पॉइंट्स हैं, ये आ जाए एक्स एक्सिस के ऊपर। स्टूडेंट्स, एक फोकस के कोऑर्डिनेट्स को हम लेट कर लेते हैं कि वो है c,0, f1 के कोऑर्डिनेट c,0 और f2 के कोऑर्डिनेट्स -c,0। सेंटर से f1 तक और सेंटर से f2 तक डिस्टेंस बराबर है, यानी ये डिस्टेंस जो है cf1 डिस्टेंस और cf2 डिस्टेंस ये c के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स, आप यहां पर एक कॉर्ड ड्रॉ करें जो दोनों फोकस से और सेंटर से पास करे। ये मैंने कॉर्ड ड्रॉ कर दी। स्टूडेंट्स, ये कॉर्ड लॉन्गेस्ट डायमीटर ऑफ द एलिप्स है। इसे मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट्स, इस डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं या इस मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स हैं इन्हें वर्टिसेस ऑफ एलिप्स का नाम दिया जाता है। इसी तरह अगर आप ये कॉर्ड ड्रॉ करें सेंटर से पास करते हुए, दिस इज शॉर्टेस्ट डायमीटर ऑफ एलिप्स, इसे एलिप्स का माइनर एक्सिस कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं इन्हें कोवर्टिसेस का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, वर्टिसेस को V से डिनोट किया जाता है, V1 एक वर्टेक्स और V2 दूसरा वर्टेक्स, और कोवर्टिसेस को B से डिनोट किया जाता है, B1 एक कोवर्टेक्स और B2 दूसरा कोवर्टेक्स। इस वक्त हमें कोवर्टिसेस की जरूरत नहीं है, सो इनको हम कर देते हैं ड्रॉप। आ जाएं आप वर्टिसेस के ऊपर। स्टूडेंट्स, चूंकि दोनों वर्टिसेस एक्स एक्सिस के ऊपर हैं, एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को हम लेट कर लेते हैं a,0 और दूसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को हम लेट कर लेते हैं -a,0, यानी CV1 डिस्टेंस और CV2 डिस्टेंस ये दोनों बराबर होंगे और ये डिस्टेंस a के बराबर होगा। अब स्टूडेंट्स, हमने अभी डेफिनेशन की एलिप्स की। एलिप्स की डेफिनेशन क्या है? The set of all the points in the plane such that the sum of distances from two fixed points to any point on the ellipse is a constant. स्टूडेंट्स, हम फर्ज करते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट इस वक्त ये V1 पॉइंट पर है, यानी वर्टेक्स 1 पर है। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन को सामने रख लें, Pf1 डिस्टेंस प्लस Pf2 डिस्टेंस इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। हम ये कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने फर्ज कर लिया कि पॉइंट जो है ये इस वक्त V1 पर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अब लिखा जाएगा V1 F1 डिस्टेंस प्लस V1 F2 डिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स, V1 F1 डिस्टेंस क्या है? शाबाश, जरा गौर करें। V1 F1 डिस्टेंस क्या है? शाबाश जी, CV1 डिस्टेंस है A और CF1 डिस्टेंस है C। तो V1 F1 डिस्टेंस बनता है A माइनस C। इसी तरह से V1 F2 डिस्टेंस क्या बनता है? शाबाश जी, ये बनता है A प्लस C। स्टूडेंट्स, इन दोनों डिस्टेंसेस का हम सम करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इन दोनों डिस्टेंसेस का हमने सम किया, C और माइनस C कैंसिल हुआ, हमें हासिल हुआ ट्वाइस ऑफ A। अब ट्वाइस ऑफ A है क्या? शाबाश जी, CV1 डिस्टेंस A है, CV2 डिस्टेंस भी A है। इसका मतलब है कि V1 से लेकर V2 तक का जो डिस्टेंस है वो है ट्वाइस ऑफ A, यानी जो लॉन्गेस्ट डायमीटर की लेंथ है वो है ट्वाइस ऑफ A, यानी मेजर एक्सिस की लेंथ है ट्वाइस ऑफ A, यानी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास ट्वाइस ऑफ A। और आपको जहन में रखना है कि ट्वाइस ऑफ A एलिप्स के लॉन्गेस्ट डायमीटर या एलिप्स के मेजर एक्सिस की लेंथ होती है।
स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं एलिप्स की एक दूसरी डेफिनेशन की जानिब। आपको याद है हमने पैराबोला को एक पॉइंट और एक लाइन के रेफरेंस से भी डिफाइन किया था। एलिप्स को भी हम इसी तरह से एक पॉइंट और एक लाइन के रेफरेंस से डिफाइन करते हैं। लेट f be a fixed point and m be a fixed line. The set of all the points p x comma y such that distance pf is less than distance pm. Students आपको याद है पैराबोला के लिए distance pf was equal to distance pm. यहां पर distance pf is less than distance pm. Students ये आप देख रहे हैं फिक्स पॉइंट और ये आप देख रहे हैं फिक्स लाइन। Students ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट जो फोकस के नजदीक हों, डायरेक्ट्रिक्स से दूर हों, एलिप्स नहीं होता। आप देख रहे हैं ये वो तमाम पॉइंट्स के जो फोकस के नजदीक हैं, डायरेक्ट्रिक्स से दूर हैं, इनको ज्वाइन करने से आपको एलिप्स हासिल नहीं होगा। आपको एक और कंडीशन लगानी होगी और वो कंडीशन क्या है कि डिस्टेंस पीएफ रेशो डिस्टेंस पीएम इज अ कांस्टेंट, यानी ये रेशो कांस्टेंट रहनी चाहिए। पीएफ डिस्टेंस लेस देन पीएम पहली कंडीशन और पीएफ डिस्टेंस टू पीएम डिस्टेंस रेशो कांस्टेंट रहेगी तो इस सूरत में आपको एलिप्स हासिल होगा। आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि डिस्टेंस पीएफ रेशो डिस्टेंस पीएम एक्सेंट्रिसिटी के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स यहां पर अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं तो पीएफ डिस्टेंस इज इक्वल टू ई टाइम्स यानी एक्सेंट्रिसिटी टाइम्स पीएम डिस्टेंस, ये बनती है एलिप्स की इक्वेशन। स्टूडेंट्स अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिस तरह हमने पैराबोला की इक्वेशन बनाई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में डिस्कस करने के लिए हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन की जरूरत है, हमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। तो स्टूडेंट्स अगेन हम एलिप्स को ले आते हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर। यहां पर स्टूडेंट्स एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं। एलिप्स को ड्रॉ करने के लिए या डिफाइन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक आपके पास F1 फोकस और M1 डायरेक्ट्रिक्स, और दूसरी तरफ इसी एलिप्स को आप डिफाइन या ड्रॉ कर सकते हैं F2 फोकस और M2 डायरेक्ट्रिक्स की मदद से, यानी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, F1 M1, दूसरी तरफ F2 या M2। अब स्टूडेंट्स हमें डायरेक्ट्रिक्स M1 और फोकस F1 के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन और फोकस के कोऑर्डिनेट्स। इसके लिए हम ला चुके हैं इस एलिप्स को एक्स वाई प्लेन के अंदर। इसका सेंटर इस वक्त मौजूद है ओरिजिन पर। स्टूडेंट्स C से V1 वर्टेक्स 1 और C से V2 यानी वर्टेक्स 2 तक जो डिस्टेंस है दैट इज A। अब स्टूडेंट्स हमने डेफिनेशन यहां पर क्या बनाई कि PF डिस्टेंस इज इक्वल टू E टाइम्स PM डिस्टेंस। अब स्टूडेंट्स हम F1 और M1 कंसीडर कर रहे हैं और हम P जो पॉइंट है आर्बिट्रेरी पॉइंट उसे हम लेट करते हैं कि ये V1 पर है यानी वर्टेक्स 1 पर है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जो इक्वेशन है ये रीडिफाइन होगी। हम लिखेंगे V1 F1 डिस्टेंस इज इक्वल टू E टाइम्स V1 M1 डिस्टेंस। अब स्टूडेंट्स V1 F1 डिस्टेंस क्या होगा, शाबाश, V1 F1 डिस्टेंस क्या होगा जी, इट विल बी CV1 डिस्टेंस माइनस CF1 डिस्टेंस। और दूसरी तरफ V1 M1 डिस्टेंस क्या होगा, द आंसर इज CM1 डिस्टेंस माइनस CV1 डिस्टेंस। ब्रैकेट लगाकर E को हमने बाहर लिख दिया। अब आप जानते हैं कि CV1 डिस्टेंस ये A के इक्वल है, हम इसकी जगह पर CV1 की जगह पर हम A लिख देते हैं। अब हमारी इक्वेशन बन जाएगी A माइनस डिस्टेंस CF1 इज इक्वल टू E टाइम्स डिस्टेंस CM1 माइनस EA। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को नाम दे दें 1 का। अब स्टूडेंट्स हम फर्ज करते हैं कि पॉइंट P जो है ये V2 पर है यानी वर्टेक्स 2 पर है। अब स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन बन जाएगी, हम P की जगह पर अब लिख देंगे V2। डिस्टेंस V2 F1 इज इक्वल टू E टाइम्स डिस्टेंस V2 M1। अब स्टूडेंट्स डिस्टेंस V2 F1 क्या है, द आंसर इज इट इज डिस्टेंस CV2 प्लस डिस्टेंस CF1 इज इक्वल टू E टाइम्स, अब ब्रैकेट में CM1 डिस्टेंस प्लस CV2 डिस्टेंस। अब स्टूडेंट्स अगेन CV2 डिस्टेंस आपके पास क्या है जी, ये भी A के इक्वल है। सो हमारी इक्वेशन बन जाएगी A प्लस डिस्टेंस CF1
इज इक्वल टू ई ए प्लस ई टाइम्स डिस्टेंस cm1। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को नाम दे दें 2 का। स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस cm1 हासिल होगा, दैट इज इक्वल टू a ओवर e। स्टूडेंट्स डिस्टेंस cm1 यानी सेंटर से, ओरिजिन से लेकर m1 तक का डिस्टेंस हमें मिला a ओवर e। इसका मतलब है कि जो m1 डायरेक्ट्रिक्स है ये जहां पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है a ओवर e। स्टूडेंट्स अगर हम यही प्रोसीजर m2 के लिए अडॉप्ट करते तो m2 जहां पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आते -a ओवर e। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है वो आ गई, m1 डायरेक्ट्रिक्स के लिए इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू a ओवर e, और m2 डायरेक्ट्रिक्स के लिए हमारे पास इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू -a ओवर e। स्टूडेंट्स ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हासिल हुई इन टर्म्स ऑफ a एंड e। e आप जानते हैं कि ये एक्सेंट्रिसिटी है। अब स्टूडेंट्स हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इससे हमें जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस cf1 हासिल होगा ae के इक्वल। अब cf1 डिस्टेंस ae के इक्वल आ गया, इसका मतलब है कि f1 का जो x कोऑर्डिनेट है वो है ae, a इंटू e, और y कोऑर्डिनेट 0। और दूसरी तरफ अगर हम काम करते f2 के लिए तो हमें उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो हासिल होता -ae, y कोऑर्डिनेट उसका भी 0 चूंकि वो भी x एक्सिस के ऊपर मौजूद है। सो f1 के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए पॉजिटिव ae, 0 और f2 के कोऑर्डिनेट्स आ गए नेगेटिव ae, 0। स्टूडेंट्स अब ये ae जो है अगर हम इसे शॉर्ट लैंग्वेज में c से डिनोट कर दें तो f1 के कोऑर्डिनेट्स बन गए c, 0 और f2 के कोऑर्डिनेट्स बन गए -c, 0। कीप इन माइंड के c इज इक्वल टू ae। यहां से स्टूडेंट्स हमें पता चला कि e इज इक्वल टू c ओवर a। e इज इक्वल टू c ओवर a। यहां से हमें एक्सेंट्रिसिटी का एक और फार्मूला मिल गया। ये एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला हम एलिप्स के जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके अंदर कैलकुलेशंस के लिए यूज करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम एलिप्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फार्मूला ड्राइव करते हैं जो इस एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने में हमें बहुत ज्यादा काम आएगा। इसके अलावा एलिप्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी हमारी बहुत ज्यादा मदद करेगा। स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या कंक्लूड किया है? हमने दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट्स कंक्लूड किए हैं। f1 के कोऑर्डिनेट्स है c, 0, f2 के कोऑर्डिनेट्स हैं -c, 0। cf1 डिस्टेंस बराबर है cf2 डिस्टेंस के और ये दोनों डिस्टेंसेस c के बराबर हैं। हमने वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स कंक्लूड कर लिए। v1 के कोऑर्डिनेट्स है a, 0, v2 के कोऑर्डिनेट्स है -a, 0। cv1 डिस्टेंस बराबर है cv2 डिस्टेंस के और ये दोनों डिस्टेंसेस a के बराबर हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पर हमें कोवर्टिसेस की भी जरूरत है। अब कोवर्टिसेस क्या है? शॉर्टेस्ट जो हमारा डायमीटर है, एलिप्स का जो शॉर्टेस्ट डायमीटर है उसके एंड पॉइंट्स को हम कोवर्टिसेस का नाम देते हैं। शॉर्टेस्ट डायमीटर को माइनर एक्सिस भी कहा जाता है। माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स कोवर्टिसेस हैं। अगर हम एक कोवर्टेक्स को b1 और दूसरे को b2 कह दें तो b1 के कोऑर्डिनेट्स यहां पर हम लेट करते हैं 0, b और b2 के कोऑर्डिनेट्स हम लेट कर लेते हैं 0, -b। अब स्टूडेंट्स cb1 डिस्टेंस बराबर है cb2 डिस्टेंस के और ये दोनों डिस्टेंसेस b के बराबर हैं। स्टूडेंट्स हमने एलिप्स को डिफाइन किया था कि डिस्टेंस pf1 प्लस डिस्टेंस pf2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमने कांस्टेंट की वैल्यू मालूम की थी ट्वाइस ऑफ a, यानी लॉन्गेस्ट डायमीटर की जो लेंथ है वो कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स हम फर्ज करें अगर कि ये जो p पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ये अगर कोवर्टेक्स 1 पर आ जाए यानी b1 पर आ जाए तो स्टूडेंट्स उस सूरत में डेफिनेशन होगी डिस्टेंस b1 f1 प्लस डिस्टेंस b1 f2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a। अब स्टूडेंट्स चूंकि ये एलिप्स सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, सो स्टूडेंट्स यहां से हमें पता चला कि डिस्टेंस b1 f1 ये बराबर है a के। अब स्टूडेंट्स ये बात हम पहले जान चुके हैं कि डिस्टेंस cf1 ये c के बराबर है, डिस्टेंस cb1 ये b के बराबर है। स्टूडेंट्स यहां पर हमें एक राइट ट्रायंगल दिखाई दे रही है।
स्टूडेंट्स अब राइट ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें यहां पर नजर आ रहा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स सी के बारे में हमने बात की थी शुरू में कि सी जो है ये डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर टू फोकस। अब स्टूडेंट्स अगर दोनों फोकस ये सेंटर पर आ जाए, यानी दोनों फोकस कोइंसिडेंट हो जाए, तो ये डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर ये डिस्टेंस यानी सी की वैल्यू जीरो हो जाए तो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर, यहां से ए और बी की वैल्यूज बराबर हो जाएंगी। और इस सूरत में हमने शुरू में बात की थी कि एलिप्स सर्कल बन जाता है, यानी एलिप्स के सर्कल बनने के लिए जो स्पेशल कंडीशन है वो ये है कि सी की वैल्यू जीरो हो जाए, या हम दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि ए और बी बराबर हो जाए। स्टूडेंट्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से हमें जो फॉर्मूला मिलता है वो है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कीप इन माइंड ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। जब ए और बी बराबर होंगे तो उस सूरत में सी की वैल्यू हो जाएगी जीरो, सर्कल बन जाएगा एलिप्स के स्पेशल केस के तौर पर। और अगर ए ग्रेटर देन बी रहेगा तो हमें प्योर एलिप्स हासिल होगा। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके अलावा जो हमने डायरेक्ट्रिसिस की इक्वेशंस जो ड्राइव की और जो हमने फोकस के कोऑर्डिनेट्स ड्राइव किए, स्टूडेंट्स वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसी एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव करेंगे इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करते हुए। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।